दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। वो करीब 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं हर दिन। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स नाइकी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्या आप यकीन करोगे कि जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिग्गी से शूज बेचने से की थी। हमारी आज की कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट की पैदाइश 1938 में हुई थी अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक छोटे से टाउन में। और बचपन से ही वो काफी तेज दौड़ते थे और उनका एक ही सपना था कि एक ग्रेट एथलीट बनना। अपने स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग पे बहुत काम किया और बहुत सी रेसेस जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। साल 1962 में उन्होंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया। वो अभी भी अपनी रनिंग को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह उनकी प्रैक्टिस के दौरान उनका सामना रियलिटी से हुआ। अपना पूरा यूथ रनिंग डेडिकेट करने के बाद अपने स्टेट के तो वन ऑफ द बेस्ट एथलीट बन चुके थे, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट नहीं बन पाए थे। सैडली ही वाज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल के हो चुके थे और एथलेटिक्स में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं था। इसीलिए उसी सुबह फिल ने दुखी मन से ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके एथलेटिक कैरियर का द एंड है। एक एलीट एथलीट बनने के सपने में वो फेल हो चुके थे, लेकिन तब भी वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे वो स्पोर्ट्स के हमेशा करीब रहें। फिल भी हर रनर की तरह अपने शूज से डीपली कनेक्टेड थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि अपने MBA के दौरान उन्होंने कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला था कि जापानीज कैमरा कंपनीज ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस के चलते अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। और उनके रिसर्च पेपर के मुताबिक जापानीज शूज भी सिमिलरली USA के शूज मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे और उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज प्रोजेक्ट के बेसिस पे पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करके USA में सेल करेंगे। टाइगर शूज ओनित्सुका नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। इसीलिए फिल ने अपनी सारी सेविंग इकट्ठा की और फ्लाइट लेकर जापान की तरफ निकल पड़े। और फाइनली जापान पहुंचकर उन्होंने ओनित्सुका ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो कि काफी शाय और इंट्रोवर्टेड था, वो अचानक से जापान की सबसे बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। और ऊपर से मीटिंग की शुरुआत में ही ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे फिल के दिमाग में उनके घर पर रखे हुए ब्लू रिबन्स की इमेज आई। वही रिबन्स जो उन्होंने कई रेसेस को जीतकर हासिल किए थे। और इसी के चलते फिल के मुंह से अचानक से ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन नाम की स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस वक्त ब्लू रिबन नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर दिया। एंड में ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव इतने ज्यादा इंप्रेस हुए, उन्होंने खुद फिल से कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन टाइगर के शूज अमेरिका में बेचे। इट वाज अ डील। फिल ने उन्हें अपना एड्रेस दिया और उन्हें तो टाइगर के ट्रेनिंग शूज के सैंपल भेजने को कहा। इस वक्त तक फिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनित्सुका को सैंपल्स के पैसे ट्रांसफर किए और अमेरिका लौटकर सैंपल्स का इंतजार करने लगे। लेकिन पूरे 4 महीने गुजर गए, लेकिन कोई शूज नहीं आए। फिल के लेटर के जवाब में ओनित्सुका ने कहा कि शूज जल्दी आ जाएंगे, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। फिल ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लेकिन शूज के आने तक उन्हें सरवाइव करने के लिए एक जॉब की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब ले ली। ओनित्सुका से मीटिंग हुए 1 साल गुजर चुका था और फिल ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी कि तभी कस्टम से एक नोटिस आया। जापान से टाइगर के 12 शूज आ चुके थे। फिल ने शूज को कलेक्ट करने के बाद बिना देर किए उन्हें खोला और सबसे पहले ये शूज उन्होंने अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बिल को वो शूज इतने ज्यादा पसंद आए कि उन्होंने अगले ही दिन सीधा 50% पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। उनकी इस ऑफर से फिल काफी सरप्राइज थे। अपने इतने सालों के कोचिंग कैरियर के दौरान अगर बिल बोवरमैन किसी चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड थे तो वो थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते बिल बोवरमैन अब डिजाइन एक्सपर्ट बन
बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट के शूज ले लेते थे और उन शूज को टेयर करके और कई दिनों तक माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद उन शूज को वापस करते थे। और सच में उनके इस मॉडिफिकेशन के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस मैसिवली इंप्रूव होती थी। और साथ ही में बिल बवरमैन जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर थे। फिल और बाकी रनर्स के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे और आज वही गॉड लाइक फिगर फिल का पार्टनर बनना चाहता था और इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी। फिल ने बवरमैन से हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50% के मालिक थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और शूज बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स मांगे। साथ में $1000 की टोटल कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज टाइम पर आ गए। साथ में ब्लू रिबन्स को यूएसए के वेस्ट की एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिल गए। फिल को इसी चीज का इंतजार था। उन्होंने फौरन अपनी अकाउंटेंट की जॉब छोड़ दी ताकि वो अपना पूरा फोकस बिजनेस में कर सकें। उन्होंने सारे शूज को अपने पेरेंट्स के घर की बेसमेंट में शिफ्ट किया और यही अब ब्लू रिबन का ऑफिस था। बारी थी इन शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप पर टाइगर के शूज को रखने से मना कर दिया। और फिल के पास अपनी खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। अपनी कार की डिग्गी में शू बॉक्सेस को भर के जहाँ भी कोई एथलेटिक कंपटीशन होता वहाँ पे पहुँचने लगे। वो रेस के बाद कोचेज, एथलीट्स और स्पेक्टेटर से बात करते हुए अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब ट्राई की थी जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने फिल को खुद शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और इसीलिए एथलीट्स की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते थे। इसीलिए वो अपने कस्टमर्स को इजीली कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर के शूज उनके लिए बेस्ट हैं। सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट को बेच दिया और इस बार सीधा 900 शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई $2000 हुई थी और ऑर्डर की टोटल कीमत $3000 थी। इसीलिए फिल ने बैंक से पहली बार $1000 का लोन मांगा। बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिल के पास फाइनली एक ऐसा कैरियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे और इसके अलावा बिल बवरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। अगर शॉर्ट में कहें तो फिल वॉज हैविंग ग्रेट टाइम। लेकिन फिर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। फिल के नाम पर एक लेटर आया। ये लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। ये कोच क्लेम कर रहा था कि ये जापान जाके ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने इसे पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स दे दिए हैं। उस कोच ने फिल को फौरन टाइगर शूज के बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर दिया। फिल के बिजनेस को अभी 2 महीने ही हुए थे कि अब उनका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ चुका था। उन्होंने फौरन ओनित्सुका को क्लैरिफिकेशन मांगते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे और ओनित्सुका को कन्फ्रंट करेंगे। उन्होंने अपनी मीटिंग के दौरान साफ किया कि कैसे उनके साथ गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्गुमेंट दिया और फ्यूचर प्लान्स भी बताए। अगले दिन उनकी मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर ओनित्सुका से हुई। फिल से मिलते ही न जाने उन्हें कैसे फिल पे ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनित्सुका ने कहा कि फिल का जोश उन्हें अपने जवानी के दिनों की याद दिलाता है और इसी के साथ उन्होंने फिल को वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल को जरा सुकून हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। बिजनेस का पहला साल पूरा होते ही ब्लू रिबन्स ने $8000 की सेल की थी और उन्होंने दूसरी सिटी में एक्सपेंड करने के लिए जेफ जॉनसन नामी एक सेल्समैन को भी हायर कर लिया था। जेफ की खासियत ये थी कि वो भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुका था और अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट था और इसके साथ बिजनेस की सेल दूसरे ही साल $16000 यानी कि डबल होने वाली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल बहुत तेजी से तरक्की करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने शूज की पहली शिपमेंट के बिकते ही अगला ऑर्डर डबल या इवन के ट्रिपल भी कर देते थे और इस ऑर्डर की पेमेंट के लिए उन्हें अपना पूरा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना ही पड़ता था। साथ में बैंक से भी लोन लेना पड़ता था। बेसिकली 1 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन्स पे हजारों डॉलर्स का बैंक लोन चढ़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इसी के चलते बैंक ने फिल को और लोन देने से मना कर दिया और अचानक से बिजनेस को चलाने के लिए कैश था ही नहीं। ब्लू रिबन के सर्वाइवल के लिए फिल को कैसे भी पैसों
पैसों का इंतजाम करना था, इसीलिए फिल ने वापस से अकाउंटेंट की जॉब ले ली PwC में। वो अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी तरफ उनके पार्टनर बिल बवरमैन टाइगर के शूज को बेटर बनाने में काम कर रहे थे। बवरमैन ने रियलाइज किया कि अमेरिकन की बॉडी जापानीज के मुकाबले ज्यादा लंबी और ज्यादा हैवी होती है, इसीलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। टाइगर के शूज को काटकर उन पर भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए। टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने टाइगर के ही अलग अलग शूज के बेस्ट फीचर्स को मिला के अमेरिकन के लिए एक अल्टीमेट डिस्टेंस ट्रेनिंग शूज डिजाइन किया। उन्होंने शूज का नाम कोर्टेज रखा। ओनित्सुका ने कोर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और ये शूज अमेरिका की मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए। फिल के मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के शूज डिजाइन के चलते अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में टाइगर वन ऑफ द टॉप शू ब्रांड बन चुके थे। साल 1971 तक सेल 1.3 मिलियन टच कर चुकी थी और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। और इसी के साथ फिल ने अपनी जॉब को क्विट करके ब्लू रिबन को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। सभी कुछ बहुत परफेक्टली चल रहा होता है कि तभी जापान से एक बहुत बड़ा झटका आता है। ब्लू रिबन की सक्सेस को देखकर ओनित्सुका के अंदर अब लालच आ चुका था। वो अब टाइगर के शूज से होने वाली कमाई को खुद रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने फिल को एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिल ने ब्लू रिबन का 51% शेयर ओनित्सुका को नहीं बेचा तो वो किसी और को अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे। फिल काफी शॉक्ड और दुखी फील कर रहे थे। ये उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। ब्लू रिबन्स को खरीदने की बात करके ओनित्सुका ने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था और इसीलिए फिल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। फिल ने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि ये वो मोमेंट है जिसका हम सभी अंदर ही अंदर से वेट कर रहे थे। किसी और के ब्रांड को बेचने का टाइम खत्म हो चुका है, अब टाइम है अपना खुद का ब्रांड बनाने का। इसी के साथ उन्होंने ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दी और अपने खुद के ब्रांड के शूज को मैन्युफैक्चर करने की ठान ली। सबसे पहला स्टेप था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे कि उनके शू ब्रांड का लोगो एथलीट्स के अंदर सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ मोशन और सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए। प्लस वो लोगो ऐसा होना चाहिए कि वो शू के साइड पे फिट हो सके। उन्होंने लोगो डिजाइन करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट को हायर कर लिया। कई दिनों बाद उस स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए। फिल के एम्प्लॉइज ने उनमें से एक कर्व्ड और थिक चेक मार्क दिखने वाला लोगो सिलेक्ट किया। फिल ने उस स्टूडेंट को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स किया और उस स्टूडेंट को $35 की फीस पे कर दी। लोगो के बाद अब अगला स्टेप था नाम चुनना और फिर फैल्कन और डायमेंशन 6 जैसे कई नाम चुने गए। लेकिन फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ जॉनसन ने सबको बताया कि कल रात उनके सपने में एक बहुत ही अच्छा नाम आया है और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री की गॉडेस को नाइकी कहा जाता है, इसीलिए ये नाम सूटेबल भी था और एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिजाइन भेजे और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। फाइनली 30 मई साल 1971 को नाइकी ब्रांड के शूज पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गए। लेकिन अनलाइक टुडे उस टाइम पे नाइकी को कोई नहीं जानता था और इसके साथ एडिडास, प्यूमा और खुद टाइगर जैसे ब्रांड अब नाइकी के कॉम्पिटिटर थे जो कि किसी भी नए ब्रांड को क्रश करने के काबिल थे। इसीलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज की जो कि 1970s में कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर उसी ब्रांड्स के शूज पहनना पसंद करते हैं जिस ब्रांड के शूज उस टाइम के वर्ल्ड बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। इसीलिए नाइकी ने उस टाइम के बेस्ट रनर स्टीव परफॉन्टेन के साथ एनुअली $5000 की डील की नाइकी को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ नाइकी सबसे पहले ब्रांड में से एक बन गई। इसने एथलेटिक ब्रांड एंडोर्समेंट को एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज किया। फिल की दूसरी स्ट्रेटजी थी अपनी सेल्स टीम को स्ट्रेटेजिकली चुनना। नाइकी की सेल्स टीम में हमेशा ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो या तो खुद एथलीट्स रह चुके हों या फिर एथलेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा पागल हों। इससे मोस्टली होता यह था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर जो कि एथलीट्स होते थे उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी जरूरत को अच्छे से समझ पाते थे, जिससे अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिजाइन, सेल और आफ्टर सेल्स की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी। दो स्ट्रेटजीज के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, अपना पुराना कस्टमर बेस, बिल बवरमैन के शूज डिजाइन को उठा के नाइकी को ग्रो किया। एज अ रिजल्ट साल 1980 तक नाइकी 2700 लोगों की टीम बन चुकी थी, 270 मिलियन की सेल टच कर चुकी थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की नंबर 1 एथलेटिक शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को लगने लगा कि उन्होंने एक्चुअली में यूएसए की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एथलेटिक शू कंपनी बना ली है। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को हिलाकर रख दिया और वो कंपनी थी रीबॉक।
नाइकी का मेन फोकस अपने शूज को मेनली स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट बनाने का था। लुक्स और स्टाइल पे उनका फोकस कभी भी नहीं था। लेकिन 1980s में फैशन ट्रेंड और एथलेटिक शूज के टेस्ट में एक मेजर चेंज आया। अब लोगों को सिर्फ बेटर परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग शूज ही नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ऐसा शूज जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स में भी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव हो। और रीबॉक ने कस्टमर्स को वही दिया। बदकिस्मती से कस्टमर्स का नाइकी से कनेक्शन टूटने लगा। कंपनी को पहली बार नुकसान हुआ और कई एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा। साल 1986 में रीबॉक नाइकी को सरपास करके यूएसए की नंबर 1 एथलेटिक शू कंपनी बन गई। नाइकी को अब सर्वाइव और ग्रो करने के लिए जल्द ही मैजिकल कुछ करना था और इस काम के लिए नाइकी ने चुना एक मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर को, माइकल जॉर्डन। माइकल उस टाइम पे एक इमर्जेंट प्लेयर थे और फिल को मालूम था कि वो फ्यूचर में बास्केटबॉल के सबसे बड़े सबसे लेजेंडरी प्लेयर बनने के काबिल हैं। इसीलिए नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। साथ ही नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पर एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर भी लॉन्च किए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल के शूज काफी ऑर्डिनरी और बोरिंग होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर्स और अपने स्टाइलिश डिजाइन के साथ बास्केटबॉल ट्रेंड को रातों रात ही बदल दिया। एयर जॉर्डन वो हिस्टोरिकल शूज बने जिसने पूरी दुनिया में स्नीकर कल्चर की शुरुआत की। ऑल्सो उस टाइम पे माइकल जॉर्डन भी फिनोमिनल फॉर्म में थे। माइकल इन शूज को गेम के दौरान पहनकर प्रमोट तो करते ही थे, साथ में नाइकी ने माइकल के साथ इन शूज के एड भी निकाले थे। इन सभी की वजह से एयर जॉर्डन परफॉर्मेंस और स्टाइल का पावरफुल कॉम्बिनेशन बनकर सामने आए। लॉन्च के पहले ही साल नाइकी ने $100 मिलियन के एयर जॉर्डन बेचे और फाइनली वापस रीबॉक को ओवरटेक कर लिया। अपनी इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुका। 1990s में उन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड किया, एक के बाद एक कंट्री को कॉन्कर करते चले गए। शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्सवेयर में एंट्री ली और आज के टाइम पे करीब $12 लाख करोड़ की इक्वेशन के साथ नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है। फिल और नाइकी की जर्नी सच में फिनोमिनल है। इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एग्जीक्यूशन। फिल ने अपनी किताब शू डॉग में लिखा है, लेट एवरीवन एल्स कॉल योर आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। नाइकी की टैगलाइन भी यही कहती है, जस्ट डू इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।